video lecture? Who of you attended the previous lecture? Anybody? Kamal Rizwan? Kamal Rizwan, do you listen? Kamal Rizwan, are you listening? Yes, sir. In the previous lecture, I told you about the 5 stages of the poet's mental growth in this poem. Would you please retell or tell for the first time? 5 स्टेज जो मैंने बयान की थी इस पोएम में वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के हवाले से, वो याद है? Do you remember? Can you listen me? मेरी आवाज आ रही है? कमल जी सर। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है आवाज। सर आ रही है। जवाब नहीं दे पा रही हो तो सीफ अहमद रोल नंबर 2। यस सर। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो प्लीज बताएंगे मुझे 5 स्टेज मैंने बयान की थी आपको। सही, पहली स्टेज में वो अपने चाइल्डहुड जो एनिमल मूवमेंट्स के बारे में बात करता है और दूसरे में सेंशुअस ब्यूटीज की बात करता है। अच्छा, तीसरी में? तीसरा सर वो आगे नहीं याद में आ रहा। अच्छा, और कोई और बताना चाहे? Anybody else? कोई नहीं है? शाबाश। सर नेचर शेप, नेचर एज अ टीचर। पहली स्टेज क्या थी? फर्स्ट स्टेज क्या थी? सर सेटिंग सीन फॉर मेडिटेशन। अच्छा, और सर दूसरी? नेचर शेप, नेचर शेप। अच्छा जी। नेचर एज अ टीचर। अच्छा सर मुझे ये 3 पता। अच्छा, आप कौन हो? Your good name? मैं सकीना सर। सकीना। और कोई? Anybody else? आप प्लीज, आप जब मैं बताता हूँ तो आप तवज्जो नहीं देते हो या आप उसको सही फॉलो नहीं करते हो। Just like in your lectures you are doing in the classroom, you should behave like that. वहाँ तो आप हमारे सामने बैठे हो, हम आपको देख भी रहे होते हैं, अब आपको नोट भी कर रहे होते हैं, but when you are on line, you should behave like that, please. जो चीजें हम आपको बताते हैं उनको आप नोट करें, फॉलो करें, और जब नेक्स्ट टाइम मैं पूछूं मुझे बताएं। तो उसमें मैंने आपको 5 स्टेज बताई थी। टिंटन एबे में वर्ड्सवर्थ के मेंटल ग्रोथ के हवाले से बताई थी। अब उसमें जो पहली स्टेज है वो है सेटिंग द सीन। जो फितरती मनाज़िर है उनका बयान है कि कहाँ पर ये सारा टिंटन एबे में सारा कुछ हो रहा है, क्या उसकी सूरत हाल है, कैसे दरिया है, नदियां हैं, और ग्रीनरी है, दरख्त है, फला सारी चीजें, लैंडस्केप है, सबको बयान करता है। ये सेटिंग ऑफ द सीन है जिसके बारे में वो शायरी करने जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टेज की समझ आ गई? किसी की आवाज मुझे नहीं आई? यस सर। समझ आ गई ना? पहली स्टेज जो है वो सेटिंग ऑफ द सीन है, स्टेज सेटिंग है, जहाँ पे जिसके बारे में उसने शायरी करनी है। टिंटन एबे के बारे में उसकी पोइट्री है और टिंटन एबे को वो डिस्क्राइब करता है, जो कुछ उसके अंदर उसे दिखाई देता है, दरिया दिखाई देता है और नदियां दिखाई देती हैं, दरख्त दिखाई देते हैं। सर टिंटन एबे जो है ये किसी जगह का नाम है? हाँ, टिंटन जगह का नाम है और एबे कहते हैं कोई रिमेन्स। यहाँ इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई महल था, कोई ऐसी खूबसूरत जगह थी जो बनाई गई थी जिसका वजूद अभी नहीं है। That's not visible anymore on that place. समझा कि टिंटन की जगह पर कोई महल था, कोई खूबसूरत जगह थी जिसका नामो निशान मिट गया है, लेकिन उसके बारे में वो ये कहा जाता है कि यहाँ कभी थी। यू अंडरस्टैंड? वहां पर ये विजिट के लिए जाता है 1793 में, और 1793 के बाद आफ्टर 5 इयर्स 98 में दोबारा फिर विजिट के लिए वहां पे जाता है। क्लियर? और जब दोबारा विजिट के लिए वहां पर जाता है तो उसको देखकर वो पुराना जो सीन है जो उसने पहले विजिट किया था उसको अपने ख्याल में महसूस होता रहा 5 सालों के अरसे में। क्लियर? 5 सालों के अरसे में जब भी उसे याद आते थे टिंटन एबे की, उसे महसूस होता था, उसको उसने तस्वर में, अपनी मेमोरी में
इस सारे सीन को महफूज किया हुआ था, उनसे महसूस होता रहता था। और फिर उसी याद को ताज़ा करने के लिए 1798 में दोबारा फिर विजिट के लिए वहां पर गया। इसकी सिस्टर डोरोथी भी उसके साथ थी और कॉलेज में साथ था। यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसने इसको उन्होंने देखा और उसके बारे में उसको देखने के बाद ब्रिस्टल तक जाने तक उसने इस पोएम को लिखा और फिर आपके लिए उसने पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो ये जो टिंटन अबे, टिंटन जगह का नाम है और बे कहते हैं रिमेन्स ऑफ सम ग्रेट बिल्डिंग और सम ग्रेट सेटिंग। कोई भी चीज जो वहां पर अजीम बनाई गई है उसकी रिमेन उसको अबे कहा गया है। क्लियर? यस तो सर। अब इसमें पहली जो चीज है वो सेटिंग ऑफ द स्टेज है, सेटिंग ऑफ द सीन है, जिसके बारे में वो शायरी करने जा रहा है। ठीक है? टिंटन अबे में जितने भी साउंडिंग्स हैं, जितने भी जो पोएटिक या वो नेचुरल सीन है, एस्पेक्ट्स है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, उनको बयान करना है। पहली स्टेज ये है। तो सिर्फ समझ आ रही मेरी बात की? तो सिर्फ रोल नंबर 2 यस सर, यस सर। समझ आ रही है? आपकी आवाज Yes, कम sir. आती है। सर वो नेट का मसला होता है। कोई बात नहीं। अच्छा, तो दूसरी जो स्टेज है पहली के बाद वो है मेडिटेशन। पहली स्टेज सेटिंग ऑफ द सीन और दूसरी स्टेज क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन कि वो उसके बारे में गौर खोज करता है, सोचता है और नेचुरल सोचने के बाद उनके बारे में वो लिखता है। क्लियर? और जो तीसरी स्टेज है, तीसरी मेडिटेशन की समझ आ गई? बैठ के मेडिटेशन होता है गौर खोज करना, मुराकबा करना, बैठ के सोचना उसके बारे में। तो जब स्टेज सेटिंग के बाद वहां पर पहुंच के उसके बारे में शायरी करता है तो मेडिटेट करता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, मैन का रिलेशन उसके साथ ढूंढता है और उसका इंसानी साइकी पर, इंसानी जो पर्सनैलिटी पर उसका नेचर का ऑब्जेक्ट वो तलाश करने की कोशिश करता है। यू अंडरस्टैंड? यस। दो चीजों की समझ आ गई? यस सर। हाँ, और इसमें जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में ही सीम्स टू बी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। जब वो अपने पूरे पुरानी शायरी जो करता है, सारी चीजें मेडिटेशन की वजह से इंसान का रिलेशन नेचर के साथ ढूंढता है, बनाता है, तो फिर उसमें थोड़ी कंफ्यूजन महसूस करता है क्योंकि उसके बाद जितना वो था दिमाग में, जितनी भी बातें थी, जितनी सारी वो कर चुका है। अब वो कंफ्यूज्ड है कि मैंने जो कुछ किया है क्या ये वाकई ही इसका रिलेशन ऐसा ही है जैसे मैंने बयान किया है। तो वो जो उसमें कोई डल प्लेयर्स की बात करता है और जो अनप्रोडक्टिव ब्रेन की बात करता है इसी पॉइंट में, तो वो ये बताता है कि वो कंफ्यूज्ड है, ही इज नॉट वेरी क्लियर अबाउट हिज स्टेइंग अबाउट हिज मेडिटेशन। और जब इस कंफ्यूजन से जब वो निकलने की कोशिश करता है तो फिर वो सोचते कि अब आगे क्या करूं, क्या लिखूं, क्योंकि ये एक रेपिटेशन ऑफ थॉट्स है, रिसाइकलिंग जैसे होती है। बात करता है, फिर दोबारा फिर वो बात करता है, फिर वो बात करता है, उनको दोहराते चला जाता है। और थर्ड स्टेज में उसका जो है वो अपनी लाइफ के बारे में लिखना शुरू हो जाता है और अपने बॉय के बारे में, जैसे वो जो कोर्स प्लेयर्स उससे हासिल होती थी, एनिमल प्लेयर्स थी। बच्चा तो नहीं सोचता कि इसका मॉरल पहलू क्या है, जो मैं सुबह से लेकर शाम तक बैठे खेलता हूँ, इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बुराई क्या है। वो तो स्पोर्ट है, उसकी एक्टिविटी है। उसको तो मेंटली इतना राइप नहीं हुआ, इतना मेच्योर नहीं हुआ कि वो गुड और बैड में वो फर्क कर सके, तमीज कर सके। तो ये कोर्सर प्लेयर्स हैं या चाइल्डिश प्लेयर्स हैं या चाइल्डिश स्पोर्ट्स हैं उसकी, जिसमें वो महसूस, जिससे वो लुत्फ होता है और उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, उनको बयान करता है, उनको वो बयान करता है। और फिर इसके बाद बयान करने के बाद ये थर्ड स्टेज उसकी चलती है, समझा? थर्ड स्टेज कंफ्यूजन वाली है और फोर्थ स्टेज में इनको वो फिर वो बयान करता है। थर्ड स्टेज को क्या? जो फर्स्ट स्टेज थी स्टेज सेटिंग ऑफ द सीन, सेटिंग ऑफ द स्टेज, क्लियर। दूसरी स्टेज थी मेडिटेशन की, क्लियर। मेडिटेशन, यस तीसरी सर। स्टेज है और थर्ड कंफ्यूजन की। स्टेज में वो कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूजन उसके जहन में आती है अबाउट हिज मेडिटेशन। हाँ, अबाउट हिज मेडिटेशन, अबाउट हिज रिलेशनशिप विद नेचर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड है। और फोर्थ स्टेज में आकर फिर उसको अपने बॉयहुड के हवाले से, अपनी जवानी के हवाले से उनको बयान करना शुरू कर देता है, नेचर के साथ इंसान का रिलेशन, क्लियर। सर फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में वो अपनी जात का, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि वो उसके पोइट्री में साइकिलिंग और रिसाइकिलिंग है। एक बात है, वही बात दोबारा है, फिर तीसरी दफा है, चौथी दफा, ऐसे भी चलती रहती है। ठीक है,
तो जब वो कंफ्यूज हो Yes. जाता है तो उसके बाद फिर वो कहता है कि अब आगे मैं क्या करूं, क्या लिखूं, तो वो अपने बचपन के हवाले से, अपनी जवानी के हवाले से लिखना शुरू कर देता है। ये फोर्थ स्टेज है। He starts writing about himself, about his personality, about his being from the day of his childhood. Clear? Yes, sir. हाँ, ये चौथी स्टेज होगी। अब जो पांचवी स्टेज है वो है उसकी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद नेचर। क्लियर? जी सर। पांचवी स्टेज में वो नेचर के साथ अपना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप ढूंढता है और वो पता है उसके बारे से वो बातें करता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो हमें टिंटन अबे में दिखाई देती हैं, हम महसूस करते हैं, हम इनको देखते हैं। क्लियर? Yes, sir. आप किसी ने इस हवाले से कोई पूछ रहा हूँ? नो सर। हाँ, तो अब जब मैं पूछूं तो मुझे ऐसे बताना है, और इसमें जब आप पढ़ें तो आपको पता लगना चाहिए कि आप कौन सी स्टेज पे हैं, कहाँ पे पॉइंट क्या बात कर रहा है। जी। अच्छा, हाँ जी, तो हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? लाइंस याद है आप लोगों को? Yes. प्लीज, would you please tell me the lines? Sir, to be was all in all, I cannot be. ये लाइन नंबर सर 83 83 यस यस, प्लीज स्पीक द लाइंस। लाइन बोले। An appetite, a feeling, and a love. an appetite, a Yes. feeling and a love. Feeling and a love. Yes, an appetite and a feeling and a love. Their that इस ऊपर वाली आदि देखें, पूरी लाइन देखें। Their colors and their forms were then to me an appetite. He is talking about the colors of nature, about the forms of nature, about the natural objects, and then what then to me an appetite. They had with an appetite to me. I loved them. I loved the natural objects. I had been in touch, in love, and fascinated these natural objects. ये मेरा मेरा तसव्वुर थी, मेरे ख्याल थी, मुझे बहुत पसंद थी, मेरी एपिटाइट थी, मेरी भूख थी। A feeling and a love. They had one feeling and a love for me. ये जो लव है, ये भी एक स्टेज है। You start having feelings about somebody, then you start liking him or her, and then it develops into a kind of love. समझाइए? तो ये जो ये उसकी फीलिंग थी और उसकी मोहब्बत थी, नेचुरल लव। They had everything to me, everything to the point. That had no need of remote charm. Remote charm? What is remote charm? Charm gained from the remoter areas, remoter places. They had no need of a remote charm. दूर से लिए जाने वाले चार्म, दिलकशी की इन्हें जरूरत नहीं थी। They had been each and everything to me. The natural objects were everything to me. वो वहां पे जाता है तो उसे और बाकी सब चीजें भूल जाता है, इनसे आगे किसी चीज के बारे में सोचता ही नहीं है। तो ये he did not need any remote charm to enjoy the natural objects. वही जो जो जहाँ पे है वही सब कुछ है, वो उसे बहुत प्यारा है। इसके अलावा वो कुछ सोचना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता। My thoughts supplied, and they supplied him with beautiful thoughts. ये नेचुरल objects उसे थॉट फ्राहम करते हैं, उसे फीलिंग फ्राहम करते हैं, उसे इमेजिनेशन देते हैं और वो खूबसूरत शायरी करता है। Nor any interest unborrowed from the eye, and he did not need any interest that was unborrowed from the eye. He borrowed each and everything from the natural objects. किसी ऐसी चीज में जो जिसका जो जो जिसके साथ उसका आई कांटेक्ट नहीं है, उससे वो महजूज नहीं होता। पहले वो देखता है, फिर उसको अपनी मेमोरी में महफूज कर लेता है और विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन उससे महजूज होता है। और कोई भी चीज जिसको उसकी आई ने बोरो नहीं किया, अनबोरोड बाय द आई है, उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को वो स्पिरिचुअल फॉर्म दे रहा है कि जो अब तो गॉड जो है उसको आप अनसीन देखते हो, गॉड को किसी ने नहीं देखा,
स्पिरिट्स को, फरिश्तों को किसी ने नहीं देखा, एंजल्स को किसी ने नहीं देखा, बट वो बिलीव इन दैम। लेकिन जो नेचर है वो नजर आती है, कोरिडोर से महसूस होता है, और इसी को वो गॉड भी समझता है, इसी पर उसका जो मजहब भी है। तो जो जैसे वो कहा जाता है, वर्ड्सवर्थ हैड नो रिलीजन सेव नेचर। वर्ड्सवर्थ का जो मजहब है वही नेचर थी। तो जो उसकी आंख देखती है उसी को यकीन रखता है, उसी से महसूस होता है, और जो चीज उसकी आंख नहीं देखती उस पर यकीन नहीं रखता। बात समझ आ रही है? तो ये उसका नेचुरल जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है नेचर में, कि जो खुदा तो हमें नजर नहीं आता फिर भी हम उसको मानते हैं, लेकिन वो नेचर के जरिए खुदा के साथ अपना रिलेशन जोड़ता है, और नेचर रिफ्लेक्स उसके लिए सब कुछ है। यू फॉलो मी? समझ आ रही है? जी सर। हाँ। सर रिपीट कीजिएगा यहाँ से प्लीज। तो वो जो कोई भी चीज जो उसकी आंखों ने नहीं देखी उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। यहाँ तक समझ आई? तो गॉड चूंकि हमें नजर नहीं आता, गॉड हमें नजर नहीं आता, लेकिन गॉड को हम मानते हैं। लेकिन उसके ख्याल के मुताबिक जो गॉड है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में प्रेजेंट है, फितरती मुनाजर में मौजूद है। तो फितरती मुनाजर को देखकर ही वो अपनी एलिवेशन टू गॉड बनाता है। समझ आ गई? His reach to God is through the natural objects. क्लियर? अब समझ आइए? जी जी। हाँ। Yes. उसकी जो फिलोसफी है वो गॉड की फिलोसफी भी या मजहब की फिलोसफी वो थ्रू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में उसे सब कुछ मिलता है। इनकी कंपनी में उसे सुलेस भी है, इनकी कंपनी में वो सारे जहान के बारे में सोचता है, दुनिया के बारे में सोचता है। तो जो नेचर है वो उसका गॉड भी है, और उसकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट भी है। तो जो चीज आंख नहीं देखती उस पर उसे कुछ नहीं, उसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। हेलो। हाँ जी, मैं अनबोर्ड बाय द आई। That time is past, but that time is gone. That time is gone, and all these etching joys are now no more. And these etching joys, which he could not see, that time is past, and all its etching joys are now no more. और जो etching joys थी, etching तकलीफ थी, painful joys अब नहीं है। अब पेनफुल जॉयज क्या थी? वो जब इसको यहाँ नहीं आ सकता था, डिजिटल वर्क्स में वो टिंटन अबे में नहीं आ सकता था, तो उसे तकलीफ थी, वो अजियत में था, वो इतनी खूबसूरत जगह को देखने के लिए क्यों नहीं जा पा रहा। अब वो उसकी अजियत खत्म हो गई है, अब वो यहाँ पर आ गया है, और वो कहता है मेरी भी एचिंग, मेरी भी वो पेनफुल सूरत वो खत्म हो गई है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर एक्सट्रीम प्लेयर, and all its extreme players are available to him. He may enjoy over here, and the beautiful and pleasure scenes will be a part of his everyday life, will be a part of his day and night. यह समझ आ रही? बात को फॉलो नहीं कर पा रहे? मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं मेरी बात को? जी सर। कि जो एचिंग जॉयज थी, जो तकलीफ दे खुशियां थी, वो देखिए वो टिंटन अबे से दूर था, 5 साल दूर रहा है, लेकिन वो तस्वर में इसके बारे में सोचता था। जब कभी वो बोर होता था तो इसके बारे में सोचता था, और इसके मनाज़र को अपने इमेजिनेशन की मदद से देखकर उसे महसूस होता था। लेकिन वो तकलीफ में था कि वो वहां पे जा क्यों नहीं पा रहा, वो फिजिकली वहां पर क्यों नहीं है। तो लेकिन जब वो वहां पर आ गया है तो उसकी तकलीफ खत्म हो गई है। नो दोज एक्सचेंज डेज आर नो मोर। अब उसकी तकलीफ दे लम्हात खत्म हो गए हैं, और वो फिर खुश है, और ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट से महसूस हो रहा है। हाँ जी, आर नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और इसके डिजी एक्सट्रीम प्लेयर, डिजी रैप्चर्स एक्सट्रीम, डिजी बन के फील डिजी जब आपको सच कराने लगता है, नींद आने लगती है। रैप्चर्स प्लेयर्स ऐसी खुशियां जिनको आप महसूस होते हो, जिन पे आप गुम हो जाते हो, जिनमें आप अपने होश-ओ-हवास खो बैठते हो, वो उसे मुयस्सर है। नॉट फॉर दिस फेंट बिकम सेंसलेस। सिर्फ यही बात नहीं जिसके लिए मैं अपने होश-ओ-हवास खो बैठता हूँ।
मैं इसीलिए अपने होशोवास को बैठता हूँ। और भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से मैं अपने होशोवास को बैठता हूँ। मैं अपने आप में गुम हो जाता हूँ। मैं जहाँ पे बैठा हूँ मुझे महसूस ही नहीं होता मैं कहाँ पे बैठा हूँ और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ। नॉट फॉर दिस फेटाई nor bound or murmurs, other gifts have followed. Not bound, weeping and wailing and mourning. Mourn, रोना, आहो बुका करना, not murmur, तकलीफ का इजहार करना, बुड़बुड़ाना। अब कोई तकलीफ की बात नहीं है, कोई रोना आहो बुका करने वाली बात नहीं है, कोई बुड़बुड़ाने वाली बात नहीं है। अदर गिफ्ट्स हैं फॉलोड, दूसरे गिफ्ट्स हैं, दूसरी खूबियां हैं, दूसरे अल्लाह ताला के तहफ़ हैं जो इसके साथ मुझे मिल गए हैं। अदर गिफ्ट्स हैं फॉलोड, दूसरे अल्लाह ताला के इनामात मुझे मिल गए हैं। फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव abundant recompense. For such loss, for this sort of loss, I will feel abundant recompensation. Rectification of loss, नुकसान की तलाफी, और नुकसान की तलाफी मुझे और बहुत सारी शक्लों में मिल जाएगी। ये नुकसान की तलाफी वो जब वहां से वहां मौजूद नहीं था, जब वो इनसे महसूस नहीं हो पा रहा था। और ये भी आप जानते हैं कि he had been there in France with his beloved, अपनी महबूबा के पास उसने टाइम गुजारा और वो टाइम गुजारने के बाद वापस आ गया। उसे तकलीफ है, अजियत है, परेशानी है। तो लेकिन जब वो नेचर की कंपनी में आता है तो वो अपने लॉस भूल जाता है, अपने अजियतें भूल जाता है और उसे नेचर की कंपनी में रिकम्पनसेशन दिखाई देती है और उसके नुकसान का अजाला होता दिखाई देता है। अब मेरी बात समझ आ रही है? फॉलो कर रहे हो? Yes, sir. I followed for such loss. I would believe abundant recompense. मुझे यकीन है कि abundant recompense होगी, abundant काफी मिकदार में, भरपूर तौर पर मेरे नुकसान की तलाफी होगी। मैं अपनी अजियतों का कोई नेचर के बारे में शायरी करके मुकम्मल तौर पर अपनी अजियतों का तलाफी कर सकूंगा। ये उसकी कंफ्यूज स्टेज है जिससे आगे निकला है। कंफ्यूज स्टेज जो थी उसकी, उस आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। For I have learned to look at nature not as in the hour of thoughtless youth. For I have learned to look at nature, क्योंकि मैंने फितरत के बारे में गौर खोज करना सीख लिया है। Not as in this hour of thoughtless youth. Thoughtless youth के thoughtless youth जवानी में दिमाग कम ही काम करता है, इमोशन ज्यादा काम करते हैं। You're emotional and you have spirits, high spirits, and you do not use your mind. जवानी में आप अपने दिमाग का कम इस्तेमाल करते हो, अपने थॉट्स का कम इस्तेमाल करते हो, स्पिरिट का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, पावर का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करते हो। तो ये थॉटलेस यूथ उसे कहता है। वो थॉटलेस यूथ के लम्हात नहीं कि जैसा नहीं, ऐसी खुशी नहीं जो जवानी में मिलती हो। मैंने फित्र, और देखिए जब जवानी से आप आगे गुजर जाते हैं, you start thinking about it, you start meditating, you start thinking about the objects of nature. आप फितरत के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने सराउंडिंग के बारे में सोचने लग जाते हैं। आपके तबीयत में ठहराव आ जाता है। जब जवानी थोड़ी सी गुजरती है तो आप मैच्योर हो जाते हैं, चीजों के बारे में टिक कर, ठहर कर, रुक कर सोचते हैं। तो जॉय जो यूथ का जो थॉटलेस पीरियड था वैसा नहीं, बट हियरिंग ऑफ टाइम्स द स्टिल एंड द म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, बट समटाइम्स आई ऑफ टाइम very often I have started listening about the still that's not moving, बेहिस्सो हरकत। मैं बेहिस्सो हरकत चीजों को सुनने लग जाता हूँ अक्सर, एंड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, और इंसानियत की म्यूजिक को मैं सुनता हूँ। सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानी आहबुका, इंसानी रोना धोना मैं सुनता हूँ। वो कहता है अब मैं जवानी से गुजर गया हूँ, मेरी तबीयत में ठहराव आ गया है, और जब मैं
थॉटलेस यूथ की तरह नहीं सोचता हूँ, थॉटलेस यूथ की तरह नेचर के बारे में नहीं समझता हूँ, बल्कि मैं मैच्योर हो गया हूँ और नेचर के बारे में बैठकर सोचता हूँ, बैठकर गौर व फौज करता हूँ, जहाँ मुझे स्टिल चीज़ों के बारे में भी मैं सोच सकता हूँ, और जो सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानी आहो बुका रोना धोना है, उसको भी बैठ के मैं सुन सकता हूँ। अब इसमें देखें, इसमें जो नई चीज जो आपको दिखाई देती है वो हियरिंग एंड लिसनिंग द स्टिल थिंग्स। इट मीन ही हैज कम टू द स्टेज ऑफ हियरिंग द अनहर्ड। अब जो चीज मतलब एक जगह पर कोई चीज खड़ी है, मकान खड़ा है, दरख्त खड़े हैं, आप उसको कैसे सुन सकते हैं? आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं, वो क्या कह रहा है आप नहीं सुन सकते, लेकिन वर्ड्सवर्थ सुन सकता है। वर्ड्सवर्थ दरख्तों की आवाज़ों को सुन सकता है, वर्ड्सवर्थ स्ट्रीम्स की आवाज़ों को सुन सकता है, वर्ड्सवर्थ दरिया के ऊपर तैरते हुए पत्तों की आवाज़ों को सुन सकता है, उनसे बातें करता है, उनसे समझता है और उनको फॉलो करता है। तो वो कहता है अब मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं स्टिल चीज़ों के बारे में भी सुन सकता हूँ, उनको महसूस कर सकता हूँ। Not harsh, not grating. Grating, harsh or unpleasant. Not harsh, not grating. And sad music of humanity, not harsh, not grating, though of ample power to chasten and subdue. Not harsh, ना ही मैं harsh होता हूँ और ना ही harsh और unpleasant ख्यालात मेरे ज़हन में आते हैं। Though of ample power to chasten and subdue. Although I have ample power, great power, great energy. Though I have great energy to chasten and subdue, to chaste myself, to free myself of sins, अपने आप को बुराई से पाक करना, and subdue, submit before the nature. फितरत के सामने झुक जाना, फितरत की बात को सुनना, फितरत मनाज़र को देखना, उनको समझना। कि अब वो कहता है मैं जो इमोशनल पीरियड से गुजर गया हूँ, इमोशनल पीरियड से गुजर गया हूँ और मेरे अंदर काफी ताकत आ गई है कि मैं चीजों के बारे में रुक के सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं जो स्टिल चीजें हैं उनकी आवाजों को सुन सकता हूँ, उनसे बातें कर सकता हूँ। ओए ये किसको रुला रहे हो? And I have felt a presence that disturbed me with joy of elevated thoughts. Now I have started feeling the presence of of the thing that disturbs me with joy of elevated thoughts. Elevated thoughts, बुलंद वाला ख्यालात में वो चीज आकर मुझे डिस्टर्ब कर देती है। अब मैं ऐसी चीज के बारे में सोच सकता हूँ, ऐसी चीज को महसूस करता हूँ जो मेरे बुलंद वाला ख्यालात में आकर भी मुझे डिस्टर्ब कर देती है। ये अब उसका नेचर के साथ रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। वो कंफ्यूजन के बाद ऐसी चीजें मेरे जहन में आती हैं, ऐसे ख्यालात मेरे जहन में आते हैं जो उनको मैं अपने एलिवेटेड बुलंद वाला और तखय्युल में जब लाता हूँ तो भी मैं डिस्टर्ब महसूस करता हूँ। Thoughts, a sense sublime of something far more deeply interfused. A sense sublime, sublime sense, sublime, very great, elevated. A sense elevated of something far more deeply interfused, mixed together, interfused, mixed together, मिली हुई. A sense sublime of something, किस चीज के बारे में बुलंद बाला एहसास, far more deeply interfused, जो बहुत गहराई की हद तक मिक्स हुई होती है, मिली हुई होती है. Whose dwelling is the light of setting sun, जिसकी रिहाइश, dwelling रिहाइश, whose dwelling is the light of the setting sun, सूर्य के गुरूब होने की लाइट है. जब सूर्य गुरूब होता है तो वो जो लाइट है उसकी डिवेलिंग उसके अंदर है. ये पोइट जो है वो नेचर में स्पिरिट को, रूह को ढूंढता है, और जब वो रूह से नजर आती है, स्पिरिट ऑफ द नेचर से नजर आती है, वो ख्यालात में महसूस करता है
और वो कहता है उसका ठिकाना जो है सेटिंग ऑफ द सन वाली, सूर्य के गुरूब होने वाली लाइट के अंदर है। तो ये जो चीजें हैं, जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, दे हैव देयर ओन स्पिरिट। तो पोइट के ख्याल के मुताबिक जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं वो फीलिंग रखते हैं, वो स्पिरिट रखते हैं, वो गॉड का मजहर है, वो गॉड की प्रेजेंस उनके अंदर मौजूद है। तो जब ये चीजें सारी उसके ज़हन में आती हैं तो वो एलिवेटेड महसूस करता है, और उसका जो एलिवेटेड ख्याल है वो भी उसे डिस्टर्ब महसूस होता है जब वो इन चीजों के बारे में सोचता है। तो ये उसकी इमेजिनरी फ्लाइट है जो उसे इधर लेके जाती है। तो उसके ख्याल में नेचर ही सब कुछ है, नेचर ऑब्जेक्ट्स ही उसके लिए सारा कुछ है। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, इसकी जो रिहाइश है इस स्पिरिट की, वो राउंड ओशन में है, गोल घूमते हुए या हर तरफ पाए जाने वाले ओशन में है, समुद्र में है, एंड द लिविंग एयर, और जिंदा हवा में है। हवा भी उसकी ख्याल में लिविंग है, लिविंग एयर में है, चलती हवा में है, और बहती हवा में है। एंड द ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई में इसकी रिहाइश है, ब्लू स्काई के अंदर ये पाई जाती है। एंड एनिमल दैट इज फाउंड इन द माइंड ऑफ मैन, दैट इज फाइंड इन द माइंड ऑफ मैन, जो नेचर का जो की डिवेलिंग है, नेचुरल स्पिरिट की जो डिवेलिंग है वो खूबसूरत मनाजर में है। और खूबसूरत मनाजर जो है उसमें वो कहता है सूर्य का गुरूब होना है, उसमें हर तरफ पाई जाने वाला समुद्र है, उसमें चलती हवा है, उसमें बहते दरिया है, उसमें कास्केड है, उसमें जो फूलों का खिलना है, ये सारी चीजें हैं उनके अंदर नेचर की स्पिरिट पाई जाती है। और अल्टीमेटली दैट इज फाउंड इन मैन एज वेल। ये उसका जो कंसेप्ट है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का, सारी वहदतुल वजूद का, कि जो सब है वो एक वजूद का हिस्सा है। जैसे वो लूसी ग्रे, आपने देखा लूसी ग्रे या लूसी पोएम्स उसकी थी वर्ड्सवर्थ में, डिग्री क्लास में आपने पढ़ी थी ग्रेजुएशन में। तो उसमें जो लूसी है वो सिंबल ऑफ जो इटर्निटी है, वो पोइट को दरख्तों में नजर आती है, जंगलों में नजर आती है, बर्फ के ऊपर चलती दिखाई देती है, और वो गायब हो जाती है। तो वो एक स्पिरिट है जो इंसान का रिलेशन नेचर के साथ बनाती है, जो इंसान का रिलेशन गॉड के साथ बनाती है। तो ये जो नेचर उसके ख्याल के मुताबिक इंसान का रिलेशन गॉड के साथ बनाती है, और ये इंसान के अंदर भी मौजूद है। ये स्पिरिट ये दरख्तों में भी मौजूद है, ये ओशन में भी मौजूद है, और ये हवा में भी मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, जो अल्टीमेटली इंसान को अपने साथ मिलाकर इंसान को उस बिग बीइंग का, ग्रेट एग्जिस्टेंस का हिस्सा बना देते हैं। राइट? अच्छा, और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो बात? हेलो तौसीफ? तौसीफ? यस सर। हाँ, कुछ समझ आई है कि पहले भी गई? हाँ जी, नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ी आई है। असल में ये कोई इसमें नेट की प्रॉब्लम नहीं है, जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, ये बेहतर है। और किसी को बात पूछना, कोई क्वेश्चन फ्रॉम एनी साइड? यस सर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर। तो कल प्लीज इसको जो मैंने पढ़ाई पढ़ के आए और इसको देख के आए, आगे भी देख के आए। ठीक सर? जी। सर रोल नंबर 18 की अटेंडेंस लगा दें। जो लेट कमर्स हैं वो मुझे बता दें। रोल नंबर 21। लेट कमर्स जो है रोल नंबर आपको बता दें मुझे। रोल नंबर 21। ठीक है सर रोल नंबर 18। वेट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, रोल नंबर 18। Who is 18? Yes, sir. Roll number 18. Your good name? Yes, sir.